पाल्पिटेशन होता है, मुंह सूखना होता है, एक टर्म होता है रेसिंग थॉट्स। वो इंतज़ार वो है जो डे 1 में जो प्लानिंग बताई थी, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। करेक्ट, वो चांद लेके आऊंगा। हाँ, चांद लेकर आऊंगा, वो चांद के इंतजार में है, वो बोलेंगे नहीं। देयर आर पीपल हु आर मैरिड, मेल, दे आर लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप, अनदर मेल। सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी किस एज ग्रुप में होती है? प्रेजेंट कंडीशन की बात करूं तो स्टीव जॉब्स वाज सो ग्लूड टू हिज परफेक्शनिज्म कि उनके आसपास के लोग जो भी काम करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर स्ट्रेस्ड आउट। तो एक टाइप सी पर्सनालिटी होती है, उसमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा प्रोन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि शादी के बाद सब कुछ अच्छा चला, वही अगेन हनीमून पीरियड तक बढ़िया चला, बहुत अच्छा चला। आजकल तो ये कुछ केस तो हनीमून भी सर्वाइव नहीं कर रहा। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है। आज हमारे गेस्ट क्षितिज मोदी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है एंग्जाइटी के बारे में। एंग्जाइटी के क्या सिम्टम्स होते हैं, किन कारणों से आज एंग्जाइटी के केसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। साथ ही साथ हमने बात की है रिलेशनशिप्स में एंग्जाइटी, विच इज़ वाई देयर आर लॉट ऑफ सेपरेशंस हैपनिंग। किसकी वजह से ज़्यादा सेपरेशंस हो रहे हैं, किसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज़्यादा हो रहे हैं, उसका नंबर 1 कॉज क्या है। ये पॉडकास्ट आपको बहुत एक आईना देगा हमारी अपनी और आसपास की दुनिया को देखने का, फ्रॉम द लेंस ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। पॉडकास्ट में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज ये आपके लिए तो मुफ्त है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आज का एपिसोड हम रखने वाले हैं एंग्जाइटी के अराउंड। एंग्जाइटी होती क्या है और ये नॉर्मल स्ट्रेस से कैसे अलग है? एंग्जाइटी को हम बहुत ही अच्छे से समझना चाहें, सबसे पहले हम किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन में अगर हम सर्टेनिटी को बहुत ज़्यादा तलाश रहे हैं, जहाँ पर सर्टेनिटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या फिर अभी नहीं है, आगे हो सकती है, ये सोचकर हम जब उसे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, तब जो स्टेट हम फील करते हैं, वो जो एक अनकम्फर्टेबल, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, इस तरह की जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, इमोशंस आते हैं, हम उसे एंग्जाइटी का नाम दे सकते हैं। क्लिनिकली अगर समझें तो एक फीलिंग ऑफ वरी, है ना, और अनप्लीजेंट फीलिंग जिसका कोई सोर्स हमें नहीं समझ आ रहा है और जिसको बहुत ज़्यादा जो भी आउटकम है उसकी अनसर्टेनिटी है वो हमें परेशान कर रही है। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब जब ये मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में चला जाता है, जहाँ पर हम परेशान तो होते ही हैं लेकिन हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करने लगती है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स बोलते हैं। हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी जगह पर बैठे हैं, वहाँ हम कंफर्टेबल नहीं हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए हम उस बारे में सोच रहे हैं जिसके होने के चांसेस हैं ही नहीं या बहुत कम है या हो भी सकता है, बट प्रेजेंट कंडीशन हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है, बट हम वहाँ है नहीं। ये सब कुछ मिला जुला अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो इंसान एक एंग्शियस स्टेट में है। और जब ये बढ़ता जाता है तो वो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप ले सकता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक हो गई रेगुलर एंग्जाइटी जो ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है किसी भी ज़रूरी काम को। ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो है, जो बहुत ही नीडेड है किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए, अगर वो नहीं है तो शायद या तो हम उस काम को छोड़ देंगे या कल पे टाल सकते हैं। तो और शायद हम उसके लिए तैयारी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, तैयारी अधूरी रहेगी। दूसरा हो गया हमारी जो क्लिनिकल एंग्जाइटी है, जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है या किसी से बात करनी सकती है, कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और अगर हम इसे और अलग भाषा में समझें तो एक हो गया एंग्जाइटी होना और एक हो गया एंग्शियस फील करना। एंग्शियस फील जब आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसका एक एंड पॉइंट हो, जब आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, उसके बाद आप रिलैक्स हो, आप आराम से अपना दिन आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आएगा, आप फिर से उसके लिए परेशान हो सकते हैं। इसके बीच में एक इंटरवल होगा, उस इंटरवल में आप कंफर्टेबली रहेंगे, आप अपनी डेली लाइफ को एंजॉय करेंगे और आप माइंडफुल लिविंग जी सकते हैं। बट जब आप एंग्जाइटी में हैं, जो प्रॉपर एंग्जाइटी है, वहाँ पर ये इंटरवल होना मुश्किल है। तो क्या आप पूरे टाइम आप उसी एंग्शियस स्टेट में रहते हो? सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितना सीवियर है।
ऑल्सो इस बात पे भी ये डिपेंड करता है कि आपका जो डेली रूटीन है, आपकी दिनचर्या कैसी है। अगर आपके पास दिन भर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ओवरकम रिलैक्स करने के लिए, आपको थोड़ा सा लाइट फील कराने के लिए आप करते हैं, जिसे हम सेल्फ केयर बोलते हैं, तो वहाँ पर ये अमाउंट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। ओके। क्या फिजिकल क्या सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के? फिजिकल सिम्टम्स जो हम अंदर से भी महसूस कर सकते हैं और बाहर से इंसान देख भी सकता है, उसमें सबसे पहले तो जो है जो बहुत ही पाल्पिटेशन होता है ना, मुंह सूखना होता है, और एक टर्म होता है रेसिंग थॉट्स। ठीक है, रेसिंग थॉट्स का मतलब वही जो आपको मन में जितने विचार हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं। आमतौर पे लोग उसे कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मन में बातें चल रही हैं, बातें आ रही हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो आपको महसूस करा सकता है कि आपका सिर बहुत भारी है, हेडेक है ना। सिर्फ ये नहीं, लोगों को इसमें पेट से संबंधित परेशानियां भी महसूस होती हैं। ठीक है, स्टमक अपसेट होना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उन्हें लगता है कि मेरे पेट में कुछ परेशानी हो गई है, जिसको बोलते हैं कि पेट की एक जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ वाली जो फीलिंग होती है। बिल्कुल, मतलब उनके पास क्योंकि प्रॉपर नाम या उसकी डेफिनेशन नहीं है, तो वो यही और कहेंगे। कई बार वो डिफाइन भी नहीं होती है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि जब एंजाइटी होता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है पेट में जो मूव कर रहा है और सब कुछ खाली हो गया है स्पेस। आमतौर पे इसे लोग गैस्ट्रिक इशू बोलते हैं, कि वो गैस्ट्राइटिस के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं उन्हें, क्योंकि हम सबकी एक डिक्शनरी फीडेड है ऑलरेडी, हमें लगता है कि नहीं ये तो यही होगा। और एंजाइटी क्योंकि बहुत कहीं उस पर छुप कर उसे कंट्रोल कर रहा है, तो हम डायरेक्टली उस पर काम भी नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा लेट होते हैं हम, और हम उस चीज़ को और बढ़ा रहे हैं चीज़ें, क्योंकि जब हम जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेंगे, प्रॉब्लम फील होगी, तो हमारी बाकी चीज़ों की क्वालिटी भी डिग्रेड होने लगेगी। बॉडी वो कंटिन्यूस फ्लाइट मोड में रहती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम को भी शट डाउन करता है। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज मेंटल हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। पहले वो हमें मेंटली तो परेशान कर ही रहा है, जब वहाँ पूरा उसका काम हो जाता है, देन वो फिजिकल हेल्थ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर हम मेंटली, क्योंकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो हमारा एक अंदर का वर्जन है, सुपरफिशियल कुछ है नहीं, उसमें दिख नहीं रहा है सामने। हम कहें कि हमें सिम्टम्स जो दिखते हैं बाहर, वो सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के थ्रू ही दिख सकते हैं उसमें। बस फ़र्क ये है कि अगर आपको कोई फिज़िकल इलनेस है या फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपको आराम मिल जाएगा, आप मेडिसिन लोगे, आप उसके लिए काम करोगे। बट अगर वो एंजाइटी की वजह से है तो आराम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एंजाइटी की वजह से है। टॉप 3 मिथ्स अबाउट एंजाइटी। सबसे पहला मिथ ये है कि एंजाइटी जो है वो है ही नहीं, मन का वहम है। मन का वहम है ना। आप सिर्फ सोच रहे हो, मत सोचो। आप सोचोगे नहीं, हाँ, तो एंजाइटी नहीं होगी। आप क्यों सोच रहे हो? अगर जैसे आपसे किसी ने पूछा कि किस बात का डर है, किस बात को लेकर एंशियस हो, तो आप बोलोगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो जाए। तो नहीं हो रहा ना, तो क्यों सोच रहे हो? मत सोचो, नहीं होगा। मतलब अगेन एंड अगेन आपके जो थॉट्स हैं जो आपको परेशान करना, उनको चैलेंज करना, उनको बार बार बेमतलब में चैलेंज करना, उनसे आर्ग्यू करना, है ना। ये एक मिथ है। मिथ ये है कि ऐसा करने से कई लोग करते भी हैं और उन्हें एक बहुत शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का। उन्हें लगता है नहीं यही तरीका ठीक है, हम कर लेंगे। दूसरा मिथ जो ये है, मिथ बोलें या उसे कन्फ्यूज़न है, कि एक जो हमने बोला कि एक नॉर्मल एंजाइटी, एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और एक सीवियर एंजाइटी में, क्लिनिकल एंजाइटी में सही तरीके से अंतर ना कर पाना, डिफरेंस ना कर पाना। अगर किसी को सीवियर एंजाइटी है तो जिसका ट्रस्ट, मतलब जिसका मानना है कि एंजाइटी तो नॉर्मल होती है, वो उसे और बढ़ने देगा, है ना। और खुद पे ही काम करते रहना लगातार, खुद से ही ठीक करना है हमें नहीं जाना किसी के पास। ये शरीर और मन हमारा है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, हम ही कर लेंगे। क्योंकि क्या है ना कि एंजाइटी में जो थॉट्स हैं वो बहुत आसान भाषा में, हमारी खुद की लैंग्वेज में आते हैं। हमें अलग इंग्लिश में, जिसको अंग्रेज़ी आती है उसको अंग्रेज़ी में आ जाएंगे, जिसको हिंदी में हिंदी में आ जाएंगे।
थोड़ा ऐसा डीकोड करना है, बहुत ईजी है, तो उसको मज़ा आता है, उसको शफल करने में मज़ा आता है। हम सोचते रहेंगे बैठ के, अच्छा हाँ इसको ऐसा कर लेते हैं, कर लेते हैं। It looks like you become like a busy rat also. हाँ, क्या रे, मतलब काम कर रहे हैं बस बिजी हैं। हाँ, बिजी रहते हैं बहुत। किस में बिजी हो? सोचते हैं सोचना पसंद है, ठीक है। एक मिथ ये है कि जो अभी बढ़ता जा रहा है, बिकॉज लोगों ने जब से अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, जैसे लोग योग करते हैं, है ना, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और बहुत सारे ऐसे सेल्फ केयर टेक्निक्स करते हैं, तो उन्हें वो लोग हैं, मतलब ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत हद तक वो अपने आप को इन चीज़ों से दूर भी रखते हैं। लेकिन दूर रखना और हो जाना दोनों में फ़र्क होता है। अगर जब आपको कोई चीज़ हो चुकी है ना, उसको आपका जो क्राइटेरिया मैच कर रहा है प्रॉब्लम का, देन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्प के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप लगातार उनको करते हैं, आप बाकी के जो हेल्प है अगर आप उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते, जिसमें साइकियाट्री आ गया या साइकियाट्री आ गया, साइकोथेरेपीज आ गया, और बेसिक काउंसलिंग सेशन भी हम उसमें काउंट कर सकते हैं, है ना, वो भी बहुत इफेक्टिव है। कि जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें किसी क्लिनिकल प्रोफेशन के पास नहीं जाना है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं, वो आपको सजेस्ट कर देंगे बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। और एंग्जाइटी का ये है कि हम एंग्जाइटी को सॉल्व कर लेंगे अपनी, आई नो कि ये कैसे ख़त्म हो जाएगी, मैं कर लूँगा, ये काम हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ये हो जाएगा। तो ये वहाँ तो काम कर जाएगा जहाँ पे अगेन वही नॉर्मल एक एंग्जाइटी है, ठीक है, ये हो गया ख़त्म, अभी चलते हैं। जहाँ पे एक्चुअल एंग्जाइटी है, जो हम बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, वहाँ ये नहीं हो पाएगा। वहाँ ये कर लिया, फिर और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंग्जाइटी के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? एंग्जाइटी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर हम क्लिनिकली देखें, जो एक रेफरेंस बुक्स होती हैं, जैसे अगर हम हमारे फील्ड की बात करें तो हम लोग ICD फॉलो करते हैं, WHO की एक क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स है। उसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो इंसान को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, अगर वो क्लिनिकल एंग्जाइटी है और वो मॉडरेट टू सीवियर में पहुँच चुकी है और वहाँ पर उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। मतलब इंसान को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसे लगता है कि क्योंकि मैं लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ या मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं परेशान हूँ। बहुत सी बार उस इंसान को जिसे एंग्जाइटी है उसे रियलाइजेशन होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, है ना, फैमिली की तरफ से या उसके जो प्रॉब्लम है वो केयर एड्रेस नहीं हुई गिवर्स हैं, वो एड्रेस नहीं हो पा रही है, और उसे लगातार यही बोला जाता है कि सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, तो इतने अच्छे तो दिख रहे हो, परेशान क्यों हो, सब कुछ तो हमने तुम्हें दिया, क्या कमी रह गई, है ना, पढ़े लिखे हो, सब कुछ है। बहुत इनर फीलिंग है, उसे नहीं समझा जाता है। बहुत सी बार इंसान जब एंग्जाइटी लगातार चलती है तो डिप्रेसिव स्टेट में पहुंच जाता है, वहाँ से क्लिनिकल डिप्रेशन उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। क्या है डिप्रेशन की स्टेट? डिप्रेशन को हम एंग्जाइटी के साथ जब रिलेट करके यहाँ पे समझेंगे तो वो इस तरीके से है कि जब अगर इंसान बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, वो एक रेगुलर एफर्ट लगाए जा रहा है कि मैं कैसे भी करके खुश रहूँ, ठीक रहूँ, ये अजीब सी बेचैनी मुझसे दूर हो जाए, और वो नहीं हो पा रही है, एक टाइम पे वो अपने हथियार गिरा देगा, उसे लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने लंबे पीरियड से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, उसकी रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बाकी जगह पर वो सब ख़राब हो रही है। धीरे धीरे उसके पास जो एक पॉजिटिव सोर्स होते हैं, जो लाइवली सोर्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है, और वो जिस स्टेट में चला जाता है जहाँ पर वो सारी चीज़ें जो उसे पहले अच्छी लगती थी, जो उसे खुश करती थी, वो सब उससे दूर जा चुकी हैं, है ना। बात करने के लिए कोई बचा नहीं है, क्योंकि बाहर जब वो एंग्शियस स्टेट में है तो वो हर किसी से भागना चाहता है, और अगर है तो वो नहीं कर रहा है उससे। हाँ बिल्कुल। और कैसे हमें समझ में आता है कि डिप्रेशन जो है, देखिए डिप्रेशन मतलब क्या अर्ली साइंस हैं बेसिक डिप्रेशन के, जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं? अर्ली साइंस में अगर हम समझें तो 2-3 चीज़ें हैं जहाँ हमें सबसे पहले चेंज देखने को मिलेगा। एक हो गया उसका मूड,
उसका मन है ना, मूड जो हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं, आज तुम्हारा मूड कैसा है, बहुत परेशान दिख रहा है, बहुत लो दिख रहे हो। जब हम लो मूड बात करते हैं तो वो एक्चुअली लो मूड होता है कि उसके सामने वो सारी एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें हो रही हैं जो उसे पहले खुश करती थी पर अब नहीं कर रही है, उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट का एकदम गिर जाना, उसे पसंद ना आना, लोगों से बातचीत कम कर देना, ओके, है ना, अकेले रहने की कोशिश, है ना, आइसोलेशन ज़्यादा उसका पसंद करना। स्लीप पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है ना। कहने को आप पूछोगे तो वो कह सकता है कि नहीं मैं रात में सोया हूँ, बट सुबह उठने के बाद फीलिंग नहीं होगी। खाने पे, उसके एपेटाइट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ओके। और डिप्रेशन वाला जो स्टेट है उसे अगर हम थोड़ा सा अलर्ट होकर देखें तो हम उसकी कंडीशन को समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी पुरानी इमेज हमने देख रखी है। और जब बिल्कुल ऑपोजिट उससे हम किसी को देखते हैं तो हम वहाँ पर समझ सकते हैं कि ठीक है ये डिप्रेशन, हम उसे टैग नहीं देंगे, कुछ तो गड़बड़ है, इससे बात करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी किस एज ग्रुप में होती है? अगर मैं प्रेजेंट कंडीशन की बात करूं तो मैं इसे किसी एज ग्रुप में नहीं बांटना चाहूँगा, फिर भी क्योंकि आपने पूछा है तो हम इसे लेके चलेंगे 18 to 35 वाला जो अभी एज ग्रुप है। एज ऑफ 18 से लेके 30-35 तक। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि सबसे क्रूशियल टाइम है किसी की लाइफ का, बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट है ना। किसी भी चीज़ को फ्रेम करने का भी वही एज होता है। लाइफ में जो बड़े बड़े डिसीज़न होते हैं, लाइफ चेंज होती है, ये सब क्योंकि उस टाइम पर है, तो वहाँ पर एंग्जाइटी एक्सपेक्टेड है। वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि होना ही चाहिए, और अगर नहीं हो रही है तो भी शायद कुछ ओके, मतलब आप बिल्कुल ही, अगर हम अपनी ज़रूरी चीज़ों की तरफ अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं कि उसमें इतना स्ट्रेस तो होना ही चाहिए, इतनी मेहनत तो चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हम मान सकते हैं कि हमारा डिसीज़न मेकिंग जो है, हमारा आगे बढ़ने का जो तरीका है वो ठीक होगा। बट क्योंकि वो जो एंग्जाइटी है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हमसे मैनेज नहीं हो पा रही है, जब वो बढ़ जाती है तो वो इस एज ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक भी साबित होती है। और क्योंकि वो, मैं इस बात को रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि जब हम इस एज ग्रुप में रहे, अभी मैं जस्ट क्रॉस किया है, उधर से बाहर निकला हूँ मैं ये महसूस करता हूँ कि आप हर जो आपका डिसीज़न होता है, हर स्टेप होता है, उसकी एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी बहुत होती है उसके साथ में। और कई बार चीज़ें आप बहुत इमीडिएटली आपको पता भी नहीं चलती हैं कि आपने ये सही डिसीजन लिया था या आपने ये सही किया कि नहीं किया। उसका इफ़ेक्ट आपको पता चलता है आपकी ज़िंदगी के अगले डिकेड में, कि आपने कौन सा स्ट्रीम चूज़ किया, क्या पढ़ाई की, बिजनेस के कैसे डिसीजंस लिए। दैट इज़ सो ट्रू। क्या कुछ ऐसा भी होता है कि कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स को ज़्यादा प्रोन होते हैं कि इन लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं वैसे? देखिए, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, बिकॉज पर्सनालिटी जो है वो इंसान का एक यूनिक फैक्टर है और वो उसके साथ में ही आया है और साथ साथ में चलता जाता है ना। मतलब इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल है उसकी पर्सनालिटी में जो भी कमी है, अच्छाई है। अगर हम पर्टिकुलरली एंग्जाइटी की बात करें तो कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो एक एंग्शियस पर्सनालिटी को डिज़ाइन करते हैं ना। बेसिकली अलग अलग जो पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं, उसमें मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो एक टाइप सी पर्सनालिटी होती है। उस पर्सनालिटी के जो फीचर्स होते हैं टाइप सी पर्सनालिटी के, उसमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा प्रोन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे किसी भी चीज़ को लेकर परफेक्शनिज्म, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो प्रोन होती हैं। बट यहाँ पर एक मज़ेदार बात ये है कि इंसान जो ये काम कर रहा है उससे उतनी परेशानी शायद महसूस नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए वो एक रिवॉर्ड है ना, उसे मज़ा आ रहा है वो करने में। उसके आसपास के लोग उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो समहाउ उसे कर लेता है अच्छे तरीके से।
तो ये उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आसपास हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है, बट उस प्रॉब्लम को वो लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स वाज सो ग्लूड टू हिज परफेक्शनिज्म कि उनके आसपास के लोग जो भी काम करते थे ना, दे वर मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि उस बंदे को मतलब जो एक्यूरेसी चाहिए होती थी या चीज़ें, आप देखो ना एप्पल के प्रोडक्ट्स दुनिया में किसी भी कंपनी से बहुत अलग, डिज़ाइन के मामले में बहुत अलग होते हैं। तो वो जिस लेवल का परफेक्शनिज्म एक्सपेक्ट करते थे आसपास के लोगों से, उसकी वजह से आसपास के लोगों में बहुत एंग्जाइटी होती थी। और बहुत लोगों ने इसको बाद में खुल के कहा भी है कि इट वाज सो डिफिकल्ट टू वर्क विद हिम, बट बिकॉज ही बॉट द बेस्ट आउट ऑफ दीज पीपल। मतलब दैट इज दी यू नो, वी आर सेलिब्रेटिंग दैट साइड ऑफ हिम। आज हम उसे एक हीरो के तौर पे देखते हैं। मैंने इमेजिन कर लिया इतनी देर में। देखिए, एक बहुत ठीक है, हम इतना बड़ा एग्जाम्पल अभी नहीं लेते हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं घर में, है ना। अब वहाँ पर हम सबके अपने अपने टाइम बाउंडेशन होता है। आपको सुबह जाना है, इतना ही टाइम है, वापस आना है, सब कुछ कंप्लीट करना है। वहाँ पर एक ऐसा मेंबर है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है ना। उसके लिए काम होना बहुत ज़रूरी है, बट बाकी की चीज़ें हैं वो मैनेज होती रहें बाद में। वो जो काम है वो पहले होना चाहिए। अगर आपको ऑफिस लेट हो रहा हो तो हो जाओ, लेकिन पहले जो है उसे वैसा करके जाओ जैसा उसे पसंद है। ठीक है, परेशानी वहाँ से आना शुरू होती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि घर में 6 सदस्य रहते हैं, एक सदस्य ऐसा है, 5 लोग उसे सपोर्ट करते हैं, तब तो वो बहुत अच्छा परिवार है उसके हिसाब से। ठीक है, वो खुश है। अब 5 लोगों पे क्या गुजर रही है वो अलग कहानी है, वो कोई नहीं जानता, वो वही जानते हैं। और इसे आप कुछ भी कह लीजिए, इसे आप एक डिसफंक्शनल फैमिली कॉल कर लीजिए, या आप सोच लीजिए कि इनके घर का माहौल बहुत ख़राब है, यहाँ पर एक आदमी है जो दिन भर चिड़चिड़ाता रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट है। वो हमारी भाषा है, बट कोर में जो चल रहा है वो ये हो सकता है। कि समझ नहीं पा रहा है इंसान, मतलब वहाँ पर उसका एक 18-19 साल का बेटा है, वो समझ नहीं पा रहा कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, डांट क्यों रहे हैं। मतलब छोटी सी तो बात है, मतलब मैंने ये स्टैंड था इसको थोड़ा टेढ़ा रख दिया, चेयर को थोड़ा सा टिल्ट रख दिया, है ना, टेबल थोड़ा सा अपनी जगह से, तो छोटी सी बात है, खुद कर देते हैं, है ना। या खुद भी कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं बार बार कि हम लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरीके की बातें जब हम ओवर थिंक करते हैं तो रीज़न तो एक इंसान की वजह से हो रहा है, बट वो अफेक्ट पे सबको करता है। तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आपके फैमिली में, आपके आसपास अगर आपका कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है जिसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, ये लेट्स से उसकी पर्सनालिटी है, या लेट्स से कि उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं ताकि वो सिचुएशन को बेटर कर सकें? ये कैसे हैंडल करना चाहिए? अगर हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि हमें, अगर उसके आसपास के लोग समझदार हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम की सीवियरिटी कितनी है। अगर ये मैनेजेबल है, एंग्शियस है, उनको पता है कि 10 दिन 15 दिन की बात है, कुछ बड़ा होने वाला है इसके साथ, है ना, सिचुएशन ऐसी है, तो हम उसको उसकी स्थिति पर छोड़ सकते हैं, है ना, देखते हुए कि ठीक है ये उसे आगे बढ़ा लेगा। पर हमें दिख रहा है कि सब कुछ ही ख़राब हो रहा है ना, हर जगह से चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो पहला रूल तो यही है कि आप हमेशा एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन सबसे अच्छी चीज़ होती है। करेक्ट। अगर वो इंसान जाने के लिए तैयार नहीं है, नहीं जा पा रहा है, तो आप खुद जाकर एक बेसिक एजुकेशन लेकर आ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या है, हो क्या रहा है। ठीक है, घर में जो सपोर्ट दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि हम बार बार उन चीज़ों को ठीक ना करवाएं। कहने का मतलब है कि जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत एंग्शियस है, और हम उससे बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम परेशान क्यों हो, परेशान क्यों हो रहे हो, बताओ हम ठीक कर देंगे। जब वो अपनी प्रॉब्लम बताता है तो आपके पास कोई आंसर नहीं है। सपोज़ कोई बार बार एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, उसको पता है कि उसकी प्रिपरेशन जैसी भी है, बट उसको रिज़ल्ट वैसा नहीं मिल रहा है और वो एंग्शियस हो रहा है, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर ने अब उसकी लाइफ में एंट्री ले ली है, और आप उससे बार बार ये बोले जा रहे हो कि
यार देख लो, पढ़ लो जितना पढ़ पा रहे हो, नहीं मन लग रहा तो मत पढ़ो, कुछ और कर लेना, ठीक है, या फिर सब हो जाता है, सब अच्छा होगा, है ना। आप वो जो इंसान है वो अपने पार्ट पे अच्छा काम कर रहा है, उसका इंटेंशन उसको हेल्प करना ही है, बट ये काम नहीं कर पाएंगे चीज़ें, ये उसकी एंग्जाइटी को या तो बढ़ाएगा या उसको उसके अंदर एक इरिटेबिलिटी कॉज करेगा, इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसे शांति चाहिए उस टाइम पे। तो क्या करें? करना तो ये चाहिए कि हम उससे एक ओपन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बहुत ही, जैसे अगर हम फर्स्ट एड के बारे में हम बोलें कि साइकोलॉजिकल वे में उसे फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं, तो हम उससे खुल के बात कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, हमें उसे हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि वो किसी से बात करे। अगर घर में वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाए, है ना। ऐसे किसी से बात करे जिसके पास किसी डॉक्टर का टैग नहीं है। जैसे कई बार लोगों को लगता है, हालांकि सही तरीका है कि आप साइकेट्रिस्ट को विज़िट कीजिए और आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट हैं, बट बहुत हिम्मत चाहिए इंसान के पास, इतना आसान नहीं होता। ऐसा क्यों है? ऐसा टैबू है क्यों? इसे हम टैबू ना समझ के हम ये समझें कि वो सारी बातें हमारे मन में जिन्हें हम आज तक खुद प्रोसेस नहीं कर पाए अच्छे से, है ना, जो बहुत ही अनप्रोसेस्ड है, बहुत कच्ची हालत में है हमारे मन में, और हम कैसे भरोसा कर लें ऐसे टाइम पे, ठीक है, हम कैसे भरोसा कर लें, और हम जाएंगे तो हम बताएंगे क्या, ऐसे सवाल हमारे मन में आ सकते हैं। या फिर ये आ सकता है कि इतने पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी, कितना बताएंगे। कभी कभी ये भी आ सकता है कि सामने वाला डॉक्टर इतना सुनेगा क्यों, कितना बताएंगे उसे। अगेन देखिए, जो एंग्शियस इंसान है वो इन चीज़ों की भी एंग्जाइटी ले लेगा, समझ रहे हैं, मतलब आपके बिहाफ पे भी एंग्शियस हो सकता है। हाँ, कि यार मैं कहीं इनको परेशानी में तो नहीं डाल, परेशान ना हो जाए, कहाँ जाऊँगा, कहाँ रास्ता है, पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। ये मैंने बहुत बार सुना है ऐसे। जैसे कई बार आपके दोस्त हैं जो आपको लगता है कि एक फेज से गुजर रहे हैं, या फिर कोई भी है आपका फैमिली मेम्बर, और आप उसको बोले यार तूने बताया क्यों नहीं, बोले यार मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। और भी बातें हैं, अगर हम गौर करें कि जो हमारे देश में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो इतने ज़्यादा है नहीं, उनकी कमी है। जब मैं प्रोफेशनल बोल रहा हूँ तो फिर प्रोफेशनल, जो लोग जिनने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, जिन्हें पता है कि एक नॉर्मल एंग्जाइटी और एक सीवियर क्लिनिकल एंग्जाइटी में डिफरेंस कैसे करना है, किसको कहाँ रेफ़र करना है, किसको मेडिसिन की ज़रूरत है, किसको थेरेपी की ज़रूरत है, ये जो लोग हैं इनकी कमी है हमारे देश में। फैक्ट ये है, क्योंकि कमी है तो इंसान कई बार सब कुछ पता होते वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और आधे रास्ते से जब वो लौट आता है दोबारा वापस जाना नहीं चाहता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर एज अ प्रोफेशनल अगर मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है, आप किसी प्रोफेशनल को विज़िट कीजिए, वहाँ पर प्रोफेशनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी व्यक्ति विज़िट करता है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए या किसी के लिए अच्छा एक्सपीरियंस ये होगा कि मैं ठीक हो जाऊँ, वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट एटलीस्ट उसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मुझे इसकी ज़रूरत थी और जब मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ तो हुआ है, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या एंग्जाइटी डिसऑर्डर ठीक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में अगर पर्सन को जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में है तो वहाँ पर साइकोथेरेपीज़ के अलग अलग जो मॉडल्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। ऑल्सो जो कुछ डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़ हैं, और अभी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी है जिसे हम बोलेंगे एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी है या प्रोसेस है, बहुत हेल्पफुल है। तो कोई 2-3 चीज़ें बताइए कि अगर किसी को एक कोई वैसे भी अगर एंग्शियस फील कर रहा है तो कैसे वो अपने आप को घर पर ही रिलैक्स कर सके। ठीक है, इससे पहले मैं एक इसमें और पॉइंट ये ऐड करूँगा कि साइकोथेरेपीज़ हेल्प करती हैं, बट हमेशा एज अ प्रोफेशनल मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पास एक साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ, फॉर डायग्नोसिस और मतलब किसी भी क्लैरिटी के लिए, कि क्योंकि वो आपकी रिकवरी को और स्मूथ बनाएगा, correct. आपके रास्ते को और अच्छा बनाएगा।
है ना। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, और जो प्रोटोकॉल है वो भी यही है कि आप एक साइकेट्रिस्ट को विज़िट कीजिए। उसे लगता है कि हाँ यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो वो आपको भेज देगा। और अगर मेरे पास आए हो, मुझे लगता है, तो मैं आपको एक बार साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन जानने के लिए भेजूंगा। इसी चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि दुनिया के बहुत ही जाने माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है जॉर्डन पीटरसन, डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन। कैनेडियन प्रोफेसर हैं या हार्वर्ड में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। ही हिमसेल्फ हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ। बहुत मतलब उनको सिवियर एंग्जाइटी और ये चीज़ें, मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली नोइंग कि उनको क्या प्रॉब्लम है, बट ही हैज़ अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। एंड ही सेड वन डे, जो कि कई बार लोग ना जो हेल्प सीख करने से डरते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो साइकोटिक मेडिसिन हैं या साइकेट्री की मेडिसिन है, इनकी आदत लग जाती है, एक तरह का नशा है, ऐसा ही लोग बहुत सारा मानते हैं। जो तो ये कहते हैं कि अगर कोई एक गोली लेने से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो सकती है, यू शुड टेक दैट पिल। बट खुद से नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत बार ये देखा है, हो सकता है आपने अपनी प्रैक्टिस में नोटिस किया हो कि जैसे आप एक बार चले गए डॉक्टर के पास, बिकॉज वो सब जो बातें आपने अभी तक कहीं वो सब आदमी के दिमाग में चलती रहती हैं, वो दोबारा जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसके पास वो प्रिस्क्रिप्शन होता है या उसे ये पता होता है किसी तरीके से वो दूसरे रूट से वो दवाइयाँ लेके खा रहे हैं, जबकि हो सकता है शायद वो उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स की देखरेख में ही होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साइकेट्रिक सपोर्ट जो है, जब इंसान दवाई लेता है तो उसका आगे का जो प्रोग्रेस है, उसका प्रोग्नोसिस जो है कितना अच्छा हो सकता है, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि उसकी दवाइयाँ जो है ना वो सही तरीके से मॉनिटर हो रही हैं कि नहीं हो रही, है ना। इसलिए डॉक्टर उन्हें 15 दिन के लिए दवाई देता है, 1 महीने के लिए देता है। एक और बात है, जो अच्छी बात ये है कि जो डोजेज होता है, जो डोज होती है दवाइयों की, वो बढ़ती घटती है इंसान के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि एक बार जो दवाई दे दी है वो उसे हमेशा आगे बढ़ानी है, और अगर वो इम्प्रूव करता है तो दवाई कम होने के भी चांसेस हैं। डॉक्टर ही हमेशा यही कहता है कि आप हमें मिलते रहिए, लेकिन जैसा आपने बताया कि जो एक इंसान का बिलीफ है कि ठीक है पर्चे पे लिखा है, इसने हमें फ़ायदा दिया है तो हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं, दोबारा क्यों जाना। हाँ। या फिर इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो क्यों जाना दोबारा। ये भी है। बंद ही कर देते हैं, कुछ नहीं हो रहा। दोनों ही केस में ये चीज़ दोनों केस में इंसान के लिए बहुत नुकसान है। उसका जो प्रोग्नोसिस या उसके जो फ्यूचर आगे है उस इलनेस का, वो बहुत बेकार होगा। ये आज की डेट में जो हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर है, ये भी एंग्जाइटी को फ्यूल करता है, क्योंकि हमें वैलिडेशन की भूख तो है ही ना। मुझे ऐसा लगता है कि वैलिडेशन को हमने बहुत गलत तरीके से ले लिया है। ओके। ठीक है, काफ़ी बार वैलिडेशन हमारी हेल्प करता है ना? जैसे कि अगर मुझे कुछ आता है और रिप्लाई में आप बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हें आता है, सोशल प्रूफ, है ना, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, है ना, मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है, इसने मुझे फ़ायदा दिया, मैंने कर लिया। जहाँ पर मेरी तैयारी नहीं है, जहाँ पर मैं अधूरा सा हूँ, परेशान हूँ, वहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे अच्छा ही सुनने को मिले, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर मेरी तारीफ़ हो। या फिर मैं तैयारी से तो गया बट सामने वाले का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा मुझे लेकर अप डाउन हो सकता है, उस चीज़ को मैं डाइजेस्ट ना कर पाऊँ, उसे सुनने की मुझ में हिम्मत ना हो। तो वैलिडेशन तो एक, हम ये बोल सकते हैं कि इंसान का एक से नीड तो नहीं बोल सकते हैं, बट एक एक्सपेक्टेशन है, बेसिक एक्सपेक्टेशन है उसका, है ना। एक इंसान की फितरत है कि वो कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है। वैलिडेशन हमेशा वर्बली हो ज़रूरी नहीं है ना, बाकी मोड से भी उसे मिल सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि वैलिडेशन जो चाहिए उसका भी हमारे पास एक टेम्पलेट है कि हमें ऐसे ही दो, वैसा ही चाहिए। जैसे मैं इंस्टाग्राम के बारे में बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैं बहुत सारे चीज़ें करता हूँ, 2-3 चीज़ें होती हैं। एज ए कंटेंट क्रिएटर भी एक अलग किस्म का वैलिडेशन चाहिए होता है। हमारे नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। आप कितने बड़े क्रिएटर हो, ये इस बात से, उसकी क्वालिटी से उतना फ़र्क नहीं जाता है जितना आपकी फॉलोइंग से जाता है। तो अब क्या बड़ा हो गया, नंबर्स बड़े हो गए, नंबर्स की चाहत, ये एक किस्म का वैलिडेशन का ये चीज़ है। अब उसके लिए आप मेहनत करते हैं, क्योंकि बेसिक थंब रूल ये कहता है कि आप अच्छा काम करो, आप लोगों को वैल्यू दो, ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स बढ़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बावजूद इसके आपके नंबर अगर नहीं बढ़ रहे हैं
तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्यूल करता है कि आपके अंदर वो जो वैलिडेशन का जो भूख है, ये तो रहा क्रिएटर एंगल से। दूसरी चीज़ है कि आप सिर्फ माइंडलेस स्क्रॉल किए जा रहे हो और आप देख रहे हो कि अरे वाह, ये तो ज़रा घूमने गया बंदा, ये फलाना हनीमून पे गया है, धमाका ये कर रहा है, अरे इसका ये फ़ोटो बहुत अच्छा लग रहा है, ये वैकेशन कर रहे हैं, इन्होंने नई गाड़ी खरीदी है। जब आप कांस्टेंट इस तरीके से बम्बार्डेड होते हो, आपके दिमाग में मैसेजिंग एक जो जाती है, वो हर पोस्ट के साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो उनकी लाइफ से। और ये जो कंपैरिजन है, ये आपको पहले तो कमतर फील करा रहा है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके बराबरी में आने के लिए अब आप अपने आप को एक टारगेट दे रहे हो कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। सो देयर पोस्ट बिकम्स योर ओन टारगेट। अब हर चीज़ ऐसे चुटकी बजाते तो होने से रही, जब वो चुटकी बजाते नहीं हो रही है, तब हमको उसके लिए बहुत सारी एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि आपने थोड़े से कदम बढ़े और फिर आपने देखा कि यार ये तो इतना आसान भी नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल आ रही है इसमें, और पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसे क्या होगा, मैं कैसे, मतलब मेरे फ्रेंड्स के बीच में मेरा, मतलब लाइक कि मैं कैसे, वो मुझे उनका वैलिडेशन कैसे मिले, वो मुझे मानेंगे नहीं मानेंगे। बिल्कुल इस तरह के आपके पास जब आप यूथ के साथ आप डील करते हो तो। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, और आपने जो रीज़न बताए हैं वो बिल्कुल वही रीज़न भी होते हैं। जैसे बिना किसी रीज़न से जो स्क्रॉल कर रहे हैं लोग कर रहे हैं, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि शुरू में जितनी भी चीज़ें जो शुरुआत होती है वो सिर्फ अच्छे काम के लिए होती है। अगर हम इसकी भी बात करें तो शायद बहुत पहले जब ये शुरू हुआ होगा तो ये इतना डेंजरस या इतना टॉक्सिक नहीं था, लोगों का फ़ायदा ही कर रहा था, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता था। क्योंकि जब आपने कहा कि हम उसका शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं या वो जो एक टेम्पलेट है हमारे हिसाब से वही होना चाहिए, उसके लिए लोगों ने गलत तरीके अपनाने शुरू किए। रियल लाइफ में तो हम देखते ही हैं, है ना, एक पुराना ट्रेडिशन है लोगों का कि अगर काम ऐसे नहीं हो रहा तो हम वैसे कर लेते हैं। वो थ्योरी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिजिटली भी अप्लाई होने लगी है, हो चुकी है। मतलब जब इस तरीके का जो पॉल्यूशन बढ़ जाता है, अब वहाँ पर क्या है जो आपने कहा कि हम उसे फैंटेसाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। गलतफहमी हमारी ये है कि हम उसे पॉजिटिविटी समझ जाते हैं, है ना, हम समझ रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव सोर्स है, ये देखकर हमें मोटिवेशन मिलेगा या फिर हमें ऐसा बनना है। बट इन रियलिटी वो हमारे लिए है ही नहीं, एक ऐसा फॉल्स पॉजिटिव सोर्स है वो, है ना, या इसे हम स्यूडो पॉजिटिविटी बोलते हैं, है ना, जो जिसका नेचर बहुत इनकंसिस्टेंट भी है। हाँ, सिर्फ सोचने में पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, बट वो आपको कहाँ ले जा रहा है हमें नहीं पता। और ये इनकंसिस्टेंट भी है ना, ये उस लवर जैसा है कि आज तो आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा है और अगले दिन आपके फ़ोन नहीं उठा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एंग्शियस होने का, एंग्जाइटी हमारे अंदर दोबारा, मतलब जो ऐसा होता है ना कि एंग्जाइटी तो हो रही है, कुछ कुछ करके हमने उसे ठीक कर लिया, हेल्प ले ली अपने ऊपर, सेल्फ केयर करके अलग अलग मोड से, अब मोबाइल खोल लिया क्योंकि हमें किसी ने, पता नहीं किसी ने तो समझा दिया है कि जब आप परेशान होते हैं तो आप मोबाइल हाथ में ले लिया करें। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, मैंने देखा है पर्सनली। मतलब जो बहुत ही जिन्हें कहेंगे कि जो बहुत ज़रूरी लोग हैं हमारी सोसाइटी में, मैंने देखा है कि वो लोग कितना भी फ़ोन की हम कितनी भी बुराई कर लें स्क्रीन की, बट हम कहीं ना कहीं उससे जुड़े हैं। रिलेशनशिप्स में कैसे एंग्जाइटी आती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, फैमिलीज में, और कैसे इसे हैंडल करना चाहिए? हैंडल विथ केयर, बिकॉज वो बहुत वल्नरेबल है सबके लिए। बिल्कुल, उसे ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। देखिए, रिलेशनशिप को हम उसे अभी नाम ना दें, एक दो लोगों के बीच का कोई भी रिलेशनशिप जी, और उसका जो उसे अच्छा रखने का जो मेन आर्ट है वो यही है कि दो लोग एक दूसरे को समझें, यही हमें बताया गया है जी, ठीक है। अब वो जो समझने की प्रक्रिया है वो बहुत नेचुरल होनी चाहिए। समझने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो आप बताना मुझे चाहो उतना ही आप बताओ, जो मैं आपको बताना चाहूँ उतना मैं बताऊँ, और इतना एक्सचेंज करके हम ये मान लें कि हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता है। अगर ऐसा होता है तो किसी दिन चांसेस हैं कि हमें कुछ और पता चले,
मतलब ये कोई सीक्रेट नहीं, कोई भी मतलब इंसान की कोई भी क्वालिटी, कुछ भी, सपोज़ आपने मुझे भीड़ में नहीं देखा कि मैं भीड़ में कैसा एक्ट करता हूँ, आपने हमेशा मुझे वहाँ देखा है जो एक सेफ एनवायरनमेंट था। तो आपके हिसाब से मैं बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, बहुत समझदार हूँ। बट जैसे ही मैं अपने सो कॉल्ड कंफर्ट जोन से यहाँ वहाँ हुआ, उसकी आदत आपको तो नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जब वो चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, है ना, एक रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ते हैं, हम उसे कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं, हम उसे कितना समझ पाते हैं, हम उसमें कितना सपोर्ट कर पाते हैं, ये सारी बातें हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाती हैं। जहाँ पर ये सपोर्ट लैक करता है, जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान की चीज़ों को समझना नहीं चाहता है, वहाँ पर प्रॉब्लम आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो समझने की शुरुआत किन चीज़ों से हो सकती है, या क्या क्या चीज़ है जो समझना चाहिए? देखिए, समझने का मतलब मेरा इससे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के बारे में उतनी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं, है ना। एटलीस्ट वो पता हो कि जैसे मुझे पता है कि मेरा पार्टनर बहुत गुस्सा करता है। अब गुस्सा करता है ये एक बुराई हो गई, है ना, लेकिन अगर मैं उस गुस्से का कारण जानना चाहूँ, ये मेरी समझदारी हो गई। पर अगर मैं सिर्फ इस बात को ही क्लेम करता रहूँ कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत है ना, गुस्सा तो सब खराब कर देता है, अपने गुस्से को ठीक करो, अपने गुस्से को ठीक करो, तो ये जो चैनल है हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। करेक्ट है ना। गुस्सा तो इंसान को बोलने ही नहीं देगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो वहाँ से तो गलती शायद नहीं होगी, उनकी गलती नहीं है, वो तो गुस्से में है, वो नॉर्मल एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं नॉर्मल हूँ, मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। जब इस तरीके की, ये बहुत छोटा सा एक एलिमेंट है, बट मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके पार्टनर को ट्रिगर करता है। बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर वो चाहे एंगर हो या एंग्जाइटी हो या कुछ भी चीज़ हो। बिल्कुल, अगर आप उस रिलेशनशिप में आप रिस्पॉन्सिबल हो तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। अगर सब कुछ हम देखते हैं कि हम किसी की अपने पार्टनर की प्रोफेशनल ग्रोथ को बहुत इनकरेज करते हैं, हम उसे बहुत खुश होते हैं, सब कुछ है, अगर हम अच्छी चीज़ों के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल मानना चाहते हैं खुद को, तो फिर हमें फीलिंग्स और इमोशंस की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा, जिसे हम बोलेंगे कि जो बहुत ही इनर फ्यूल है किसी रिलेशनशिप का, वो आज के टाइम पे दोनों पार्टनर्स का मेंटल हेल्थ है, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं उन बहुत सारी परेशानियों को संभाल लेता है। ब्यूटीफुल, ठीक है, कि अगर मेंटल हेल्थ इंटैक्ट है, वो बॉन्ड है दो लोगों के बीच में, तो बहुत सारी बड़ी परेशानियों को भी ईजीली संभाल सकता है। जैसा कि हम जो अच्छे एग्जाम्पल सुनते हैं कि हम सुनते हैं कि दो लोगों ने आपस में मिलकर बड़ी बड़ी चीज़ों को चैलेंज किया और उसे डिफीट किया, उससे आगे बढ़े, तो ये क्या है? ये किसी का इंसान का फोर्स या उसकी एनर्जी थोड़ी ना है, ये उसके अंदर का कमिटमेंट है, उस रिलेशनशिप का, उसका डेडिकेशन है। प्रॉब्लम ये आ रही है आजकल कि चाहे हम उसे किसी मैरिज रिलेशनशिप में देखें या इन जनरल लव रिलेशनशिप जो दो लोगों के बीच में होता है, प्रॉब्लम ये है कि कई जगह पर हम देखते हैं कि उनका एस्पिरेशन जो है लाइफ में, है ना, उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो बीच में आ जाती है, ठीक है। ये मतलब वो अलग अलग एम्बिशंस जो हैं उनके दोनों के बहुत ज़्यादा, हाँ, साथ में नहीं है, अकेले टकराते हैं, वो टकराते हैं। और ये ऐसे शुरू होता है कि ये बहुत साइलेंटली शुरू होता है कि एक इंसान को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे इंसान ने मदद की। जब वो इंसान आगे बढ़ गया, अब वो तो आगे बढ़ गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना, वहाँ पे बैलेंस गड़बड़ा जाता है। दूसरा इंसान है वो अपने आप को कहीं पीछे पाता है, उसे लगता है ना, इनसिक्योरिटी से भरे हुए थॉट्स आते हैं, लगता है कि ठीक है अब क्या, आगे क्या, है ना। इसे और उसे ये भी लग सकता है कि यार मैंने सही भी किया कि नहीं किया, मुझे अपने पर ध्यान देना चाहिए था। या फिर कई बार अनफॉर्चुनेटली उसे ये चीज़ खुद से नहीं सोचता तो सुनने को मिल जाता है, एहसास कराया जाता है, थर्ड पार्टी,
ठीक है, वो बहुत खतरनाक एक्शन है। मतलब आप खुद ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते, आपकी बहुत प्योर फीलिंग्स हैं, है ना, आप चाहते हो कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत की और दूसरे का भला हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट आप क्योंकि आप अकेले बैठे हो, आप फ्री हो, आपके पास काम नहीं है क्योंकि दूसरा इंसान काम कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करनी, ये कहीं लिखा नहीं गया। अगेन ये इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने का इंसान का एक थॉट है। जैसे कोई बहुत परेशान है तो उससे राह चलता कोई बोल देता है कि तुम खाली रहते हो इसलिए तुम परेशान हो, तुम बिजी रहा करो, तुम खाली हो इसलिए, अच्छा होता तुम भी तब कुछ ज्वाइन कर लेते, तब वो ज्वाइन कर रहा था ना, तब तुम कुछ कर लेते, थोड़ा छोटा भी होता तो चल जाता। ये चीज़ें पर्सनली उस इंसान ने नहीं ली अपने ऊपर, बट जब वो अकेला बैठा है, उसको अकेलापन है, वो सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, तो ये चीज़ें उसे बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरी और आगे की चीज़ें ये हुई कि जो अभी हमने पहले बात की कि इंसान अपनी रियलिटी में रहना नहीं चाहता। दो लोग शादी कर रहे हैं, है ना, वाइफ को हस्बैंड के बारे में, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर जो बताया जाता है ना, वैसे तो हम अगर देखें तो दोनों लोग इक्वल हैं, है ना, उनके प्रोफेशनल एम्बिशन भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, बट ऐसा सोचा जाता है कि ठीक है एक इंसान है वो थोड़ा सा सेटल हो जाए लाइफ में। आफ्टर 7 years ऑफ बीइंग मैरिड, मैं इस बात को बड़े उससे कहता हूँ कि दोनों इक्वल नहीं है। मैं इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ों में वो बहुत आगे हैं, कुछ चीज़ों में हम बहुत आगे हैं, कुछ चीज़ों में हम बहुत फिसड्डी हैं, कुछ चीज़ों में वो है। तो ये एक आप बना रहे होते हो, बैलेंस कर रहे होते हो। और शायद यही कई बार क्या होता है किसी में, मुझे एक जो आपने जो बात कही वो बहुत ऑन पॉइंट है। इसी चीज़ का ईगो भी होता है कि यार मेरा वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या इसको ज़्यादा अटेंशन देनी है। वहाँ से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है वहाँ से। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक इंतज़ार में हैं, मतलब हम किसी रिलेशनशिप में तो हैं, रिलेशनशिप का जो हमसे एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि हम खुशी से रहें, हम एक दूसरे को समझें, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करें, खुशियों को मतलब एंजॉय करें जो अच्छा है। बट फिर भी हम किसी एक छुपे हुए एक इंतज़ार में हैं। ये ऐसे होता है कि मान लीजिए कि वाइफ को, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, वाइफ को हस्बैंड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, है ना, हस्बैंड ने एक इमेजिनेशन बस एक्सप्लेन किया है उसे कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, वैसा हो जाएगा, और ऐसे ऐसे चलते चलते सब एक प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के दौरान क्योंकि आप प्रैक्टिकली तैयार नहीं हो, उस प्लानिंग में शादी हो गई। अब वाइफ को सब कुछ अच्छा मिल रहा है, हस्बैंड जो कर सकता है वो कर रहा है उसके लिए, फिर भी वो किसी इंतज़ार में है। वो इंतज़ार वो है जो डे 1 में जो प्लानिंग बताई थी, ठीक है, प्लानिंग टू मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए, करेक्ट, वो चांद लेके आऊँगा, हाँ चांद लेकर आऊँगा, वो चांद के इंतज़ार में है, वो बोलेंगी नहीं। और वो इंसान की फितरत है, फितरत है, मतलब वो मेरे को लगता है वो रोमांटिसिज्म है ना। हाँ। अब रोमांटिसिज्म रियलिटी बन जाएगा, इसके चांसेस। बट जिनके साथ रियलिटी बनने लगता है वहाँ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ वो उसी में सब कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दूसरा इंसान बहुत कुछ कर रहा है ऑलरेडी और आप सब नजरअंदाज कर दे रहे हो, जस्ट कि वो चांद तोड़ के नहीं, मतलब ये ऐसे समझ लो कि अगर वो चांद तोड़ना भी चाहता है तो उसके लिए उसे तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना, उसको सीखना पड़ेगा कि चांद तक पहुंचना कैसे है। क्या बात है, ठीक है। बट आप उसको बीच में बार बार आप उसे पूछ रहे हो ना बिठा के कि क्या भाई साहब कब तक हो पाएगा, ठीक है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब हम देखिए हर रिलेशनशिप में थोड़ी सी एक ट्रांसपेरेंट एक जो होती है ना, एक पॉजिटिव बाउंड्रीज होती हैं हर रिलेशनशिप की, है ना, और उनको मेंटेन करना बहुत सुंदर चीज़ है। फूलों की जो बनती हैं बाउंड्रीज होती हैं, हम उन्हें सुंदर बनाते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम उसे एक गलत तरीके से अगर समझें कि नहीं ये बाउंड्री क्यों है ना, सब कुछ बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, जिसको जो है चीज़ें हैं, जब इसका सही नॉलेज नहीं है जिसे, वो उसे गलत तरीके से इसका मिसयूज़ करता है। ये हो रहा है।
तो रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप एक टर्म हो गया है ना, कि दो लोगों के बीच का एक रिश्ता, उसे हमने अंग्रेजी में रिलेशनशिप बोल दिया, अब हम उसे लव रिलेशनशिप बोले, या अभी कुछ टाइम पहले से बहुत नए नए टर्म्स मतलब का अरे भाई आविष्कार हुआ है। सिचुएशनशिप हाँ, चल रहा है, ये चीज़ें क्या होता है ये सिचुएशनशिप? ये सही बताऊं तो मैं भी इसके बारे में पता कर रहा हूँ बट क्योंकि ये नाम से ही बहुत ज़्यादा अनक्लियर समझ आता है ना, या हम इसके शब्द, इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ समझें तो यही है कि मतलब जो सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है, या इंसान जहाँ है वहीं पे सब कुछ चाहता है, खुश रहना चाहता है, और वो बिल्कुल अपने दाएं बाएं आगे पीछे बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहता, अनअवेयर। तो जहाँ है वहीं खुश रहना चाहता है, इसका क्या मतलब है? क्या आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो? हाँ। और आप कोई जो भी आपकी जिस भी तरह के चाहे इमोशनल, फिजिकल, वॉट एवर नीड्स यू हैव, बस फुलफिल करना, वो नीड्स फुलफिल करने के लिए आपको कोई तो चाहिए। ओके, ये सिचुएशनशिप, ये बहुत एक, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग इसे नाम से नहीं जानते। ये तो आपने बताया है ना, बहुत सारे लोग इसे नाम से नहीं जानते, और ये बहुत लोगों की लाइफ में हो रहा है ऑलरेडी। उन्हें नाम नहीं पता, उन्हें लगता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, इसने मेरे साथ ये किया वो किया, बट आप उसको समझिए कि ऐसा कह के हम किसी इंसान को के मतलब तरफ जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, बट आप इसे मेंटल लेवल पे समझिए कि अगर इमोशंस और फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, मोर देन 2 और 3 रिलेशनशिप्स, उसके बाद में उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इंसान की गलती नहीं है उसकी, मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं मानता, वो तो करते जा रहा था, उसे जो आता है। प्रॉब्लम उसकी है जो उससे अब कमिटमेंट और डेडिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब आप समझिए अंदर दिमाग में, उसके मन में एक पूरा हलचल मचा हुआ है कि एक फीमेल का एक मेल के साथ जो एक्सपीरियंस है फीमेल पार्टनर का, अब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद सब कुछ अच्छा चला, वही अगेन हनीमून पीरियड तक बढ़िया चला, बहुत अच्छा चला। आजकल तो ये कुछ केस तो हनीमून भी सरवाइव नहीं कर रहा। हाँ, तो अब उसके बाद में जब दोनों का आमना सामना हो रहा है ना, हमारे जो थॉट्स हैं सबसे ज़्यादा बोलेंगे कि सेंसिटिव मैटर है हमारे अंदर, हमारे माइंड का, हमारे जो थॉट्स हैं, और जब हम आम जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। या तो हमें अपनी ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी अगर हमें उनके ऊपर कुछ काबू पाना है, अदरवाइज़ हम जो आम जिंदगी जीते हैं वो वैसे ही चलेंगे जैसे उन्हें चलना है और हमें उन्हें साधना है। तो आप देखिए ना कि हर एक एक्सपीरियंस लाइफ का जो प्रेजेंट में हो रहा है वो आपको आपके पास की तरफ ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? ले ही जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट कंपैरिजन है ना। कंपैरिजन भी है। अगेन अगर प्रेजेंट का जो एक्सपीरियंस है वो उससे बेटर पास्ट का था, करेक्ट, वो बार बार आएगा। करेक्ट, वही चीज़ है। यही तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है जब आपके मल्टीपल पार्टनर्स हों या फिर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों। वो चीज़ आप अपनी लाइफ में जहाँ भी हो वो रिजल्टेंट, वो जो कंपैरिजन जो है वो बहुत नेचुरल हो जाता है, बिकॉज एक्सपीरियंस ही तो आप कर रहे हो ना। वो भी एक्सपीरियंस था, ये भी एक्सपीरियंस है, अब आप कंपेयर करते हो इनको। जैसे हम नौकरी करते हैं, है ना, हम जॉब करते हैं, तो हम हमेशा अपने, अगर हमें प्रेजेंट में हम जहाँ जॉब में हैं हम उसे कोसते हैं, इससे बेहतर तो पहले जॉब था, वो हमें ज़्यादा ध्यान रखता था। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई हस्बैंड या वाइफ दोनों पे एप्लीकेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी है, तो कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कह देता है कि बाई चांस जस्ट या जता दे किसी तरीके से, कहे नहीं किसी और तरीके से, वहाँ चीज़ें बिना बोले ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब किसी अलार्म की या किसी बीप की ज़रूरत नहीं है, वो शुरू हो गई ऑलरेडी। अब होता क्या है कि एक आदत है इंसान की कि गुस्से में वो भी कुछ और करेगा, है ना, रिएक्शन अगर आएगा। तुम गलत कर रहे हो तो फिर दोनों ही रास्ते होते हैं ना इंसान के पास। और जब भी किसी चीज़ को लेके जो पर्सनल अटैक होता है ना, हाँ, एवरीथिंग लाइक जब आप कंपेयर कर रहे हो किसी इंसान से, आप पर्सनली अटैक कर रहे हो उसकी डिग्निटी को, उसकी चीज़ों को, उसके बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि ये जो रिलेशनशिप को फुलफ़िल करने का तरीका है, ये बहुत सारे तरीके हैं, बट ये हर इंसान पे सुटेबल नहीं होते हैं, है ना। अगर मैं चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मूवीज़ में देखा है या मैंने लोगों को सुना देखा, तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है जहाँ पर मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मैं उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, है ना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं,
कॉफ़ी के ऊपर एक मेरा कोई दोस्त है कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए, ये सुनने में और बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप इसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हो तो इसे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, और ये अफोर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है, हर इंसान पे सूट भी नहीं करता है, नहीं होता है, ये बात है। जिस पे कर रहा है उसके लिए अच्छी बात है। मतलब ये एक तरह के बहुत अलग अलग अवतार हैं हाँ, जो आपने लिए हुए हैं, और लोग इसीलिए बहुत सीक्रेट बॉक्सेस उनकी ज़िंदगी में बन गए हैं कि यहाँ पे ये अलग हैं, वहाँ पे वो अलग हैं। आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि जो बहुत रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया है, ये चीज़ है कि मैरिड पीपल आर गेटिंग, देयर आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपनिंग। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज दैट? और उसमें एक और चीज़, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो रिसेंटली मैंने महसूस किया। देयर आर पीपल हु आर मैरिड, मेल, दे आर लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप, अनदर मेल, लाइक दे हैव दीज टेंडेंसीज, ठीक है, और मैरिज में है, बच्चा है, सब चीज़ है, बट अब उनका जो इंटीमेसी है वो उनकी फैमिली में नहीं है, एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर अदर मेल्स इन सोसाइटी, या फिर उनके जो भी फ्रेंड्स या जो भी उनके अफेयर्स हो रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो, अगर हम देखें पिछले कुछ समय तक एक बहुत बड़ा एक क्राइम था, है ना, मतलब अगर किसी समाज को, एक गांव शहर को पता चलता है, पर आज आप देखते हो तो एक ऐसी बात लगती है जो अरे अभी कल ही तो सुनी थी, इसमें नई बात क्या है, इसमें नया क्या है ना, मतलब बहुत आम हो गया है, कोई गुस्सा भी नहीं करता अब इसके लिए, ना बुरा भी नहीं लगता, ठीक है हो रहा है, उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, आप कौन होते हैं जज करने वाले। ये जो स्टेटमेंट है ना कि आपको, अगर आप कुछ सही बोलते हो तो आपको जजमेंटल बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर मैं अपनी लाइफ में वैसा हूँ जिस चीज़ का मैं अपोज करता हूँ, जो मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूँ, अगर मैं उसे फुलफ़िल करता हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, तो मैं उस चीज़ को बोल सकता हूँ। ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर आपने कुछ भी एक चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो आपको घेर लेंगे, आपसे कहेंगे कि अब अपने बारे में बताइए ना, आप कितने दूध के तुले, आप कैसे हैं खुद, तो आप फिर बंद कर देते हो बोलना, ठीक है, भले ही आप उस लेवल पे इतने करप्ट नहीं हो, पर आपको लगता है कि ये इंसान नहीं समझ रहा उस चीज़ को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहाँ से शुरू होते हैं। देखिए, इसे हम अच्छा और बुरा दोनों मान सकते हैं। बुरा ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमने कब डिक्लेयर किया, किसके लिए, जब हमने उस इंसान को उसमें देखा, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा किसी इंसान का, चाहे वो दोनों पार्टनर में से कोई एक हो, है ना। बट वो तो हो गया एक ऑन ग्राउंड, कुछ दो लोगों को मिलते हुए देखा हमने, बात करते हुए देखा, या वो एक पब्लिक न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि हाँ ये दो लोग हैं, तो वो हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस वजह से वो हुआ, अगेन वो रीज़न भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो, समझ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वो हिडन है, तो वहाँ तो किसी ने देखा नहीं, वहाँ नहीं समझा, है ना। जैसे आपने अभी बताया एग्जाम्पल कि इंसान अपने घर में खुश नहीं है और वो अपना जो प्लेजर है या उसकी जो भी एक एडवेंचर है ना, बाहर वो तलाश रहा है। जैसे ही वो बाहर तलाशने शुरू करता है तो वहाँ से उसकी ग्रिप अपने आप, उसका जो एक होता है ना, एक प्रेजेंस होता है, वो गायब होने लगता है बिना बोले, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो बाहर जा रही है, वो वहाँ ढूंढ रहा है। घर वालों को पता चल जाता है ना, उसमें सबूत की या देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फील हो जाता है। अब उस अधूरेपन में, अकेलेपन में इंसान कहीं काम कर रहा है, किसी से मिल रहा है, बात कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बाउंड्री मेंटेन रखता है ना। अब यहाँ ये दो लोगों की बात हो गई, अब जो तीसरा इंसान आ रहा है लाइफ में, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उसे सारी कंडीशन पता है कि मुझसे कोई क्यों बात कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसे अपना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है या उसे नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन चाहिए, बात कर रहा है, देन इट्स ओके, ठीक है, बात कर रहा है। बट आपके अंदर का जो एक इमोशनल पॉल्यूशन है ना, आप जिस तरीके से एग्जांपल दे रहे हैं, इट लुक्स लाइक अ वेरी परफेक्ट सिस्टम। हाँ, ये सिस्टम है, मतलब हाँ, लेकिन
एक तो कहीं ना कहीं मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग समझेंगे या क्या कुछ चीज़ है, बट स्टिल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बढ़ना क्या सोसाइटी के लिए चिंताजनक है? बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट का या हमारी जो पॉपुलेशन है उसका जो मैरिज रेट है ना, वो उस पर सबसे पहले असर डालता है। करेक्ट, जो वेरी फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी है, हाँ। ये उसी को बोलते हैं ना, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, ये उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक वो है। अगर हम देखें, हम जिस महान देश में रहते हैं, हमारा कल्चर है जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, वो क्या है? हमारी फैमिली सिस्टम है। मतलब हमने जो अच्छी चीज़ें सीखी वो अपनी फैमिली से ही सीखी हैं। वो तो ब्रेक हो ही गया, ब्रेक हो गया। फिर वो चाहे आप इस सिस्टम को ये बोल दीजिए कि हम ओपन मैरिज में हैं, या आप कुछ और नाम दे दीजिए, कोई भी एग्जॉटिक नाम आप निकालिए ऑक्सफोर्ड में से, और नहीं है तो उसमें घुसा भी सकते हो ऑक्सफोर्ड में। हाँ, लेकिन आप अपने हिसाब से कोई भी अपने एक नाम दे दिया, जैसे सिचुएशनशिप और ये सब चीज़ें, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अटैकिंग द वेरी सिस्टम जिस पे बेस्ड है हमारा द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आवर फैमिलीज।